प्रिय मित्रों नमस्कार। विशाल एग्री गुरु में आपका स्वागत है। आज हम लोग फंडामेंटल ऑफ हार्टिकल्चर पढ़ेंगे, यानी हार्टिकल्चर की मूलभूत इकाई क्या है, उसका मूलभूत क्या है, आधारभूत ढांचा क्या है, ये हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हार्टिकल्चर का सिलेबस क्या क्या है। सबसे पहला हमारा है हार्टिकल्चर, इट्स डिफिनीशन, ब्रांचेज, उसकी कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, इम्पॉर्टेंस एंड स्कोप। हार्टिकल्चर का क्या इम्पॉर्टेंस है, क्या उसका स्कोप है, यानी उसके भविष्य में क्या उपयोग हैं। अगला टॉपिक है हमारा क्लाइमेट एंड सॉयल फॉर हार्टिकल्चरल क्रॉप्स। हार्टिकल्चरल क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए कैसी सॉयल की ज़रूरत पड़ेगी और कैसे क्लाइमेट की ज़रूरत पड़ेगी। अगला है क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स। वेजिटेबल्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। वेजिटेबल्स को कई आधारों पर बांटा गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स, जो भी हमारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं उनका कैसे क्लासिफिकेशन है वो पढ़ेंगे हम लोग। मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, इनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ आर्चर्ड इस्टेब्लिशमेंट, मतलब एक आर्चर्ड को इस्टेब्लिश करने के लिए चूंकि ये लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, उसके क्या क्या सिद्धांत हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अगला हमारा प्लांट प्रोपोगेशन मेथड एंड प्रोपोगेटिंग स्ट्रक्चर। प्लांट प्रोपोगेशन के कौन कौन से मेथड हैं और प्रोपोगेटिंग स्ट्रक्चर यानी कार्म द्वारा होता है, इन सब इसके बाद राइजोम द्वारा होता है, ये सब जो स्ट्रक्चर हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है हमारा डिफरेंट गार्डन टाइप्स। गार्डन के टाइप्स बढ़ेंगे, फॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है, वाइल्ड गार्डन क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। ट्रेनिंग और प्रूनिंग के क्या प्रिंसिपल हैं, क्या उनके मेथड हैं, उन सबको पढ़ेंगे। अगला पॉइंट है हमारा किचन गार्डनिंग जिसको एशियंट गार्डनिंग भी कहा जाता है कि बहुत ही पुराना ये किचन गार्डनिंग है, ये पढ़ेंगे। अगला है गार्डन पार्ट्स, गार्डन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो सब पढ़ेंगे। अगला है ज्यूएनएलिटी एंड फ्लावर बड डिफ्रेंसिएशन, अनफ्रूटफुलनेस। ज्यूएनएलिटी, फ्लावर बड डिफ्रेंसिएशन और अनफ्रूटफुलनेस, मतलब अफलन क्यों होता है। जैसे कई बार हम लोग पौधा तो लगा देते हैं लेकिन उसमें फ्रूट नहीं आते, उनके बारे में जानेंगे, उनके क्या कारण हैं, उनके क्या निवारण हैं। अगला है लॉन मेकिंग। आप जानते हैं कि गार्डन का हट क्या होता है, लॉन होता है, तो लॉन का कैसे मैनेजमेंट करेंगे उसको पढ़ेंगे। अगला यूज ऑफ प्लांट बायोरेगुलेटर्स इन हार्टिकल्चर, यानी प्लांट जो हार्मोन है उनका क्या योगदान है हार्टिकल्चरल क्रॉप्स में। अगला है इरिगेशन, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन मेथड एंड क्वांटिटी, यानी इरिगेशन कितनी मात्रा में हमें करनी चाहिए हार्टिकल्चरल क्रॉप्स के लिए, फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन कितना करना है, कौन कौन से मेथड हैं उनको अप्लाई करने के, और कितनी क्वांटिटी में हमें देना है, ये पढ़ेंगे। अगला सबसे मेन टॉपिक है हमारा, देखिए पॉलिनेशन, पॉलिनाइजर्स, पॉलिनेटर्स, फर्टिलाइजेशन एंड पार्थेनोकार्पी। आप जानते ही हैं कि अंगूर वगैरह खाया जाता है तो उसमें हम चाहते हैं कि सीड ना हो, तो वो कैसे होता है वो हम लोग पार्थेनोकार्पी के अंतर्गत पढ़ेंगे। आप केला देखते हैं, वो भी पार्थेनोकार्पी का ही उदाहरण है, केले में आपका सीड नहीं पाया जाता। इसके बाद पॉलिनेशन, पॉलिनाइजर्स जो सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन है वो उसी को पॉलिनाइजर्स कहा जाता है। पॉलिनेटर्स, एक जगह से दूसरी जगह जो ले जाते हैं पॉलन ग्रेन को, उनको पॉलिनेटर्स कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन, पार्थेनोकार्पी, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। अब चलिए शुरू करते हैं। द टर्म हार्टिकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स। हार्टिकल्चर जो टर्म है वो किसका वर्ड है, एक लैटिन वर्ड है जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला हार्टस और दूसरा है कल्चरा।
पहला क्या है हमारा हार्टस और दूसरा कल्चरा। एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि ये लैटिन वर्ड है, इतना ध्यान दीजिएगा। लगभग सभी जिसके लास्ट में कल्चर जुड़ा हो वो सारे शब्द हमारे लैटिन होते हैं, जिसमें लॉजी जुड़ा हो वो सारे ग्रीक वर्ड होते हैं। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है हार्टस और प्लस कल्चरा। हार्टस मीनिंग गार्डन, हार्टस का क्या मतलब होता है? गार्डन। कल्चरा मीनिंग कल्टीवेशन, कल्चरा मीनिंग कल्टीवेशन, यानी कल्चरा का मतलब कल्टीवेशन, खेती करना, और गार्डन मतलब आप बाग जानते हैं, जाहिर सी बात है जहाँ पौधे उगाए जाते हैं गार्डन कहलाता है। Therefore, in original sense, horticulture refers to cultivation of garden plants। यानी हार्टिकल्चर के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे कि कैसे गार्डन प्लांट्स का कल्टीवेशन, कैसे उसकी खेती की जाती है, यही हम हार्टिकल्चर के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। लेकिन इन प्रेजेंट टाइम, एट प्रेजेंट, द हार्टिकल्चर मे बी डिफाइंड एज द साइंस एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड merchandising of fruits, vegetables, flowers, spices, plantation, medicinal and aromatic plants। लेकिन इस प्रेजेंट टाइम में अब हार्टिकल्चर की डिफिनीशन भी चेंज हो गई है। इसके अंतर्गत हम लोग जितनी भी हार्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं, जैसे वेजिटेबल हो गया, फ्लावर्स हो गया, स्पाइसेज हो गया, प्लांटेशन क्रॉप्स हो गए, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स हो गए, इन सब का हम कैसे प्रोडक्शन करेंगे, कैसे उसकी प्रोसेसिंग करेंगे और कैसे उसको बेचेंगे। फिर इसी में एक चीज़ और भी आता है, पोस्ट हार्वेस्ट, कि भैया हमने उगा तो लिया लेकिन तोड़ने के बाद ताकि उसका जो भी वैल्यू है वो कम ना हो, उसका कैसे मैनेजमेंट किया जाए, इन सब का अध्ययन हम हार्टिकल्चर के अंतर्गत करते हैं। अगला है ब्रांचेज ऑफ हार्टिकल्चर, कि हार्टिकल्चर की कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, कौन कौन सी शाखाएं हैं। सबसे पहला है पोमोलॉजी, रिफर्स टू कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप्स, जिसके अंतर्गत हम पोमोलॉजी के अंतर्गत हम फ्रूट क्रॉप का अध्ययन करते हैं। अगला है ओल्ड्रीकल्चर, रिफर्स टू कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल, ओल्ड्रीकल्चर के अंतर्गत हम वेजिटेबल्स का कल्टीवेशन पढ़ते हैं। अगला है फ्लोरिकल्चर, रिफर्स टू कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर क्रॉप्स, फ्लोरिकल्चर में फ्लावर क्रॉप्स का अध्ययन करेंगे। प्लांटेशन क्रॉप्स, रिफर्स टू कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स लाइक कोकोनट, एरिका नट, रबर, कॉफ़ी, टी, etc। प्लांटेशन क्रॉप का अध्ययन प्लांटेशन में करते हैं। अगला है स्पाइसेस क्रॉप्स, रिफर्स टू कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स लाइक कार्डमम, यानी इसके अंतर्गत हम कार्डमम की खेती, पेपर की खेती, नटमेग की खेती, ये सब पढ़ते हैं। अगला है मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, मेडिसिनल यानी औषधीय, जिनसे औषधि बनती है, जो हम आयुर्वेद में उपयोग करते हैं वो चीज़। एरोमेटिक यानी महकने वाली, जिनसे खुशबू प्राप्त होती है। डील्स विथ कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप्स, जितने भी हमारी एरोमेटिक और मेडिसिनल क्रॉप्स हैं इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। अगला हमारा पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में अभी हमने पिछली स्लाइड में आपसे बात की थी। डील्स विथ पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग, मतलब तोड़ने के बाद या कटाई के बाद जो भी हैंडलिंग की जाती है उसका अध्ययन, उसकी ग्रेडिंग कैसे करोगे आप, पैकेजिंग, उसकी पैकेजिंग कैसे करोगे, स्टोरेज कहाँ रखोगे, कोल्ड स्टोरेज, या किसी को निम्न ताप चाहिए होता है, किसी को ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, स्टोरेज, उसकी प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन का मतलब होता है कि उसमें कोई भी क्रॉप है, वैल्यू एडिशन का, जैसे आपने आलू देखा होगा, आलू का वैल्यू एडिशन क्या है, उससे हमने चिप्स बना लिया तो उसकी वैल्यू बढ़ गई, वही होता है वैल्यू एडिशन। इसके बाद पढ़ेंगे मार्केटिंग, मार्केटिंग ऑफ हार्टिकल्चर क्रॉप्स। अगला है प्लांट प्रोपोगेशन, डील्स विथ प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स। इसके अंतर्गत कैसे हम प्लांट का प्रोपोगेशन करें, यानी उसका मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट इज नोन एज प्रोपोगेशन होता है। तो प्रोपोगेशन हम कैसे डिफरेंट क्रॉप्स की करेंगे, ये प्लांटेशन का प्लांट प्रोपोगेशन के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अगला है फीचर ऑफ हार्टिकल्चर,
हार्टिकल्चर के क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहला हमारा हार्टिकल्चरल प्रोड्यूस आर मोस्टली यूटिलाइज इन फ्रेश स्टेट एंड आर हाईली पेरिसेबल। जितने भी हमारे हार्टिकल्चरल क्राफ्ट्स होती हैं, हार्टिकल्चर के जो जितने भी प्रोड्यूस होते हैं, वो उनको अधिकतर फ्रेश मात्रा में ही यूज किया जाता है, जैसे यानी ताज़ा ही उसका उपयोग किया जाता है, और ये हाईली पेरिसेबल इन नेचर, यानी जल्दी ख़राब होने वाली होती हैं। दूसरा है हार्टिकल्चरल क्राफ्ट्स नीड इंटेंसिव कल्टीवेशन। हार्टिकल्चरल क्राफ्ट्स जो होती हैं उनको इंटेंसिव कल्टीवेशन किया जाता है, यानी एक ही साल में हम कई क्राफ्ट्स लगाते हैं। रिक्वायरिंग ए लार्ज इनपुट ऑफ कैपिटल, इनको उगाने के लिए थोड़ा सा कैपिटल पहले ज़्यादा लगाना पड़ता है, लेकिन उसी अनुपात में फ़ायदा भी आपको होता है। लेबर एंड टेक्नोलॉजी पर यूनिट एरिया, यानी पर यूनिट एरिया पर आपको अधिक मात्रा में कैपिटल भी लगाना होगा, लेबर भी लगाना होगा, और टेक्नोलॉजी भी थोड़ी सी हाई होनी चाहिए आपकी। तीसरा हमारा है कल्चरल ऑपरेशन लाइक प्रोपोगेशन, ट्रेनिंग, प्रूनिंग एंड हार्वेस्टिंग आर स्किल्ड एंड स्पेसिफिक टू हार्टिकल्चरल क्राफ्ट। हर क्राफ्ट की प्रोपोगेशन अलग है, उसकी ट्रेनिंग, प्रूनिंग, हार्वेस्टिंग स्किल्स, ये सारी क्राफ्ट वाइज डिफरेंट हैं। ये भी इसका फीचर है। अगला है हार्टिकल्चर प्रोड्यूस आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल। इसी के लिए तो हार्टिकल्चर ज़्यादा जाना ही जाता है कि ये एज ए प्रोटेक्टिव क्राफ्ट के रूप में काम करता है। ये केवल आपका पेट ही नहीं भरता, बल्कि आपको बीमारियों से भी बचाता है, यानी इसमें ज़्यादा मात्रा में विटामिन और मिनरल पाए जाते हैं, एंड एल्कलाइड भी पाया जाता है। इसीलिए इनको एज ए प्रोटेक्टिव क्राफ्ट माना जाता है। एस्थेटिक ग्रेटिफिकेशन इज एन एक्सक्लूसिव फिनोमेनन टू हार्टिकल्चरल साइंस। आप जानते ही हैं कि जितनी भी हार्टिकल्चर क्राफ्ट्स होती हैं, अभी आप फ्लावर को लगाएंगे तो उसका एस्थेटिक वैल्यू है, यानी वो सुंदरता देता है। नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंस ऑफ हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर का क्या इम्पॉर्टेंस है? पहला हमारा है एज ए सोर्स ऑफ वेरिएबिलिटी इन प्रोड्यूस। अब आप दाल चावल खाते खाते ऊब जाते हैं, लेकिन हार्टिकल्चरल क्राफ्ट्स जो हैं वो आपको वेरिएशन देती हैं। कभी आपने भिंडी की सब्ज़ी खाई, कभी लौकी की सब्ज़ी खाई, कभी आपने फ्रूट खाया, तो इनमें क्या क्या करता है ये वेरिएबिलिटी इन प्रोड्यूस, यानी इसमें विभिन्नता ले आता है आपको। न्यूट्रिएंट, विटामिन, मिनरल्स, फ्लेवर यानी स्वाद, एरोमा यानी खुशबू, एल्कलाइड्स, ओलियोरेजिन्स, फाइबर्स etc। हार्टिकल्चर क्राफ्ट्स में न्यूट्रिएंट ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, विटामिन ज़्यादा पाया जाता है, मिनरल्स पाए जाते हैं, फ्लेवर पाया जाता है यानी खुशबू, एरोमा, एल्कलाइड और ओलियोरेजिन एंड फाइबर्स पाए जाते हैं। तीसरा है एज ए सोर्स ऑफ मेडिसिन। ये आपको एक मेडिसिन के रूप में काम करता है। एज एन इकोनॉमिक प्रोपोजिशन as they give higher return per unit area in term of energy, money and job etc। हार्टिकल्चर आपको पर यूनिट एरिया पर प्रोडक्शन ज़्यादा देता है, आपको ज़्यादा फायदा देता है। इसके बाद एनर्जी पर यूनिट एरिया इससे ज़्यादा मिलती है, मनी ज़्यादा होती है, और इससे जॉब भी ज़्यादा क्रिएट होता है। फिफ्थ नंबर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन 860 मैन डेज पर एनम फॉर फ्रूट क्रॉप्स एज अगेंस्ट 143 मैन पर डेज एनम फॉर एनिमल क्रॉप्स। अब हमें हार्टिकल्चर के केस में आपको जो ये होता है, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, वो 850 मैन डेज पर एनम, जबकि वहीं आपके सीरियल क्राफ्ट्स में 143 मैन डेज पर एनम की आवश्यकता होती है। Crops and the crops like grapes, banana and pineapple need
1000 to 2500 मैन डेज पर एनम, जबकि वहीं पर ग्रेप के केस में, बनाना के केस में और पाइनएप्पल के केस में हमें 1000 से लेकर के 2500 मैन डेज पर एनम की आवश्यकता होती है। इंपॉर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर, अब 6 नंबर पर आते हैं। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट लैंड थ्रू कल्टीवेशन ऑफ हार्ड फ्रूट्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स, यानी जो भी हमारी खराब ज़मीनें बची हैं, जो वेस्ट लैंड है, उसका हम इफेक्टिव यूज कर लेते हैं। उस पर क्या लगा कि हार्डी फ्रूट्स लगा करके, जो कि जैसे आप बेल लगा देंगे, बेल लगा देंगे, या कुछ मेडिसिनल क्रॉप्स ग्रो करके उसका हम इफेक्टिव यूज कर लेते हैं। 7 नंबर है एज ए सब्सटीट्यूट ऑफ फैमिली इनकम, फैमिली का सब्सटीट्यूट इनकम हो जाता है। बीइंग कंपोनेंट ऑफ होम गार्डन, जब आप किचन गार्डनिंग कर लेते हैं तो आपकी इनकम की बचत होती है, क्योंकि आपको सब्जी बाहर से नहीं खरीदना है। 8 एज ए फॉरेन एक्सचेंज, एज ए फॉरेन एक्सचेंज अर्नर हैज हायर शेयर कंपेयर टू एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, फॉरेन इनकम जो भी होती है वो सीरियल क्रॉप्स की तुलना में हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स की ज़्यादा होती है। फॉरेन इनकम में आप जैसे ओनियन को विदेशों में भेजते हैं, ओकरा को भेजा जाता है, तो ऐसी कई क्रॉप्स हैं जिनको कि विदेशों में भेज करके हमें फॉरेन इनकम भी होता है। 9 नंबर एज एन इनपुट फॉर इंडस्ट्री बीइंग अमीनेबल टू प्रोसेसिंग स्पेशली फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन इंडस्ट्री, इससे हमें इंडस्ट्री खोलने में भी मदद मिलती है। जैसे आप फ्रूट प्रोसेसिंग का खोलेंगे तो उसमें फ्रूट के प्रिजर्वेशन के लिए आप इंडस्ट्री लगा सकते हैं। अगला है एस्थेटिक कंसिडरेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, इससे सुंदरता भी बढ़ती है और एनवायरनमेंट को सुरक्षा भी मिलती है। अगला है रिलीजियस सिग्निफिकेंस, इसकी धार्मिक मान्यता भी अधिक है। स्कोप ऑफ हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर का क्या क्या स्कोप है, देखिए लाइक एनी अदर थिंग्स स्कोप ऑफ हॉर्टिकल्चर डिपेंड्स ऑन इंसेंटिव इट्स हैज फॉर द फार्मर, एडाप्टेबिलिटी ऑफ क्रॉप्स, नेसेसिटी एंड फैसिलिटीज फॉर फर्दर ग्रोथ थ्रू इनपुट अवेलेबिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस, marketing etc. In brief can be stated that horticulture has great scope for the following regions. नीचे कुछ रीजन्स दिए गए हैं जिसके कि इसका क्या फ्यूचर स्कोप है उसके लिए। पहला हमारा टू एक्सप्लॉइट ग्रेट वेरिएबिलिटी ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन। सेकेंड नंबर है टू मीट द नीड फॉर फ्रूट्स, ये हमें क्या प्रदान करता है, फ्रूट को प्रदान करता है, वेजिटेबल को प्रदान करता है, फ्लावर्स, स्पाइसेज, बेवरेजेज इन रिलेशन टू पॉपुलेशन ग्रोथ बेस्ड ऑन मिनिमम न्यूट्रिशनल एंड अदर नीड्स। थर्ड नंबर है टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये हमें इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को भी पूरा करता है। अगला है टू सब्स्टिट्यूट इंपोर्ट एंड इंक्रीज एक्सपोर्ट, ये चूँकि जब हम अपना खुद ही उगा लेंगे तो हमें इंपोर्ट करने की आवश्यकता कम पड़ेगी, और ज़्यादा उगाएंगे तो हम एक्सपोर्ट की मात्रा को बढ़ा भी सकते हैं। अगला है टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन, जाहिर सी बात है जब हमें इंपोर्ट कम करना पड़ेगा और हम एक्सपोर्ट को ज़्यादा बढ़ाएंगे तो हमें इकोनॉमिक कंडीशन हमारी सही होगी, इम्प्रूव होगी। ऑफ द फार्मर एंड इंगेज मोर लेबर टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी इससे हमें बेरोजगारी को भी ख़त्म करने में सुविधा मिलेगी। टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट को सुरक्षा मिलेगी। हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन, फंक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन ह्यूमन बॉडी।
तो पहला हम जानेंगे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल का ह्यूमन की बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या फ़ायदा करता है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं। पहला है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोवाइड पैलेटेबिलिटी, यानी पाचन क्षमता को बढ़ाता है, टेस्ट को बढ़ाता है, स्वाद को बढ़ाता है, इम्प्रूव एपेटाइट एंड प्रोवाइड फाइबर को प्रदान करता है। देयर बाय द कॉन्स्टिपेशन कैन बी ओवरकम, यानी जो कब्ज की शिकायत होती है उसको ओवरकम करने में यानी कम करने में मदद मिलती है। सेकेंड नंबर, दे न्यूट्रलाइज द एसिड प्रोड्यूस ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड फैटी एसिड। प्रोटीन और फैटी एसिड को पचाने के लिए के दौरान जो एसिड प्रोड्यूस होते हैं, हमें कच्ची डकार आती है, आप देखते हैं, तो उसमें जो आपका एसिड प्रोड्यूस होता है उसको न्यूट्रलाइज करने में मदद मिलती है। थर्ड नंबर, दे इम्प्रूव द जनरल इम्यूनिटी टू ह्यूमन बॉडी अगेंस्ट डिजीज डिफिशियंसीज ETC, यानी इट्सेट्रा। ये क्या करता है हमें, दे इम्प्रूव द जनरल इम्यूनिटी, जो भी जनरल इम्यूनिटी हमारी होती है, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता जो होती है, रोग रोधक क्षमता, इम्यूनिटी मतलब रोग रोधक क्षमता आप ह्यूमन बॉडी में रोग रोधक क्षमता को बढ़ाता है। किसके अगेंस्ट, डिजीज और डिफिशियंसीज के अगेंस्ट ये इसकी क्षमता को बढ़ाता है। चौथा नंबर है, दे आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल। ये नोट करने वाली बात है, ये सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट सोर्स है, नेचुरल सोर्स है विटामिन और मिनरल्स का। फॉर यूज्ड इन सेवरल बायोकेमिकल रिएक्शन अकरिंग बॉडी, हमारी बॉडी में कई बायोकेमिकल्स रिएक्शंस होते रहते हैं, तो ये क्या करता है, उसको वो रिएक्शन करने में मदद करता है, चूंकि ये विटामिन और मिनरल्स को हमें प्रदान करता है। फ्रूट्स आर आल्सो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। आप जानते हैं कि फ्रूट हमारे एनर्जी के बहुत ही अच्छे स्रोत होते हैं, जैसे एवोकाडो, ओलिव एक्सेट्रा। फ्रूट्स आर आल्सो गुड सोर्स ऑफ एंजाइम के अच्छे स्रोत हैं हमारे फ्रूट्स, विच आर हेल्पफुल इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जो कि किस में मदद करेंगे, मेटाबॉलिक यानी उपापचय क्रियाओं में हमारी मदद करेंगे। लीडिंग टू प्रॉपर डाइजेशन, जिसके कारण हमारा डाइजेशन अच्छे से होगा, जैसे जामुन एंड पपाया थर्ड नंबर, ऑल फ्रूट्स हैव वन और द अदर मेडिसिनल वैल्यू। कई फ्रूट्स ऐसे हैं जिनमें एक ही नहीं कई सारे मेडिसिनल वैल्यू पाए जाते हैं। चौथा नंबर, दे शुड बी ईटेन इन एडिक्वेट क्वांटिटी। रेगुलर कंजप्शन ऑफ फ्रूट्स रिड्यूस ओबेसिटी। जब आप रेगुलर फ्रूट को खाते हैं तो वो मोटापा को कम करता है। मेंटेन हेल्थ एंड इंक्रीज द लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ। और क्या करता है, हमारे हेल्थ को मेंटेन करने में मदद करता है। इंक्रीज द लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ, आपकी उम्र को भी बढ़ाता है। फिफ्थ नंबर है, फ्रूट्स आर अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस, देखने में अच्छे लगते हैं। डेलीशियस, खाने में बहुत ही अच्छा स्वाद होता है। इन टेस्ट एंड द इजिली डाइजेस्टेबल, बहुत ही आसानी से पच जाते हैं। देयरफॉर दे आर लाइक्ड बाय यंग एंड ओल्ड एलाइक। इसके कारण इसको बूढ़े भी पसंद करते हैं, बच्चे भी पसंद करते हैं, सारे लोग पसंद करते हैं। फ्रूट्स प्रोवाइड हायर एनर्जी वैल्यू पर यूनिट एरिया कंपेयर टू सीरियल्स। अब देखिए, इधर विटामिन दिया गया है, इधर रोल इन ह्यूमन बॉडी, उनका क्या ह्यूमन बॉडी में रोल है। इसके बाद इधर सोर्स दिया गया है विटामिन ए, इसका रोल क्या है जानते हैं आप। विटामिन ए हमारी आंखों के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है। इसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। हेल्प इन रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से रेजिस्टेंस होने में हमें मदद करता है। इंक्रीज लॉन्गेविटी एंड डिक्रीज सेनिलिटी,
थर्ड नंबर है डिफिशियंसी काज नाइट ब्लाइंडनेस, डिफिशियंसी जो विटामिन ए के कारण हो जाता है उससे बचाने में हमें मदद करता है विटामिन ए। जीरोप्थैल्मिया, जितने भी हमारी आँखों संबंधी बीमारी हैं उनमें मदद करता है। रफनेस ऑफ स्किन, स्किन जो खुरदुरी हो जाती है उससे बचाता है। फॉर्मेशन ऑफ स्टोन इन किडनी, यानी जो पथरी हो जाती है उससे हमें बचाता है। इसके सोर्स कौन कौन से हैं? मैंगो, पपाया, परसिमोम, डेट्स, जैक फ्रूट, वालनट, ऑरेंज, पैशन फ्रूट, लोकाट। यानी ये फ्रूट खाएंगे आप, ये फ्रूट यदि खाएंगे तो आपको क्या मिलेगी? विटामिन ए मिलेगी। नेक्स्ट है विटामिन B1, ये किसमें किसमें मदद करता है पहले ये जानते हैं। इसेंशियल फॉर द मेंटेन ऑफ गुड एपेटाइट एंड नॉर्मल डाइजेशन। सेकंड नंबर नेसेसरी फॉर ग्रोथ, फर्टिलिटी, लैक्टेशन एंड नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम। अगला है डिफिशियंसी काज बेरी बेरी, इसकी कमी से बेरी बेरी डिजीज हो जाता है, पैरालाइसिस हो जाता है। लॉस ऑफ सेंसिटिविटी, यानी आपको सेंसिटिविटी आपकी लॉस हो सकती है विटामिन ए की कमी से। सेंसिटिविटी का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? मतलब कि आपको कुछ खाएंगे तो उसका स्वाद न मिलना, ये सब हो सकता है। लॉस ऑफ एपेटाइट एंड फॉल इन बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर नीचे चला जाता है। अब ये पाया किसमें किसमें जाता है ये जानते हैं। वालनट, एप्रिकॉट, एप्पल, बनाना, ग्रेप फ्रूट, प्लम एंड आलमंड। विटामिन B1, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस फॉर ग्रोथ, हेल्थ ऑफ स्किन एंड रिस्पिरेशन इन पुअरली वेस्कुलराइज्ड टिश्यू सच एज द कॉर्निया। ये किसमें किसमें पाया जाता है विटामिन B1, B2? बेल, पपाया, लीची, पोमग्रेनेट, वुड एप्पल एंड पाइन एप्पल। इसकी डिफिशियंसी से क्या क्या हो सकता है? डिफिशियंसी काज पेलाग्रा, पेलाग्रा डिजीज होता है, एंड एलोपेसिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ वेट, स्कोर थ्रोट, यानी गले में फटना, सोर थ्रोट, डेवलपमेंट ऑफ कटरैक्ट, स्वेलन नोज, नाकों का फूल जाना, एंड बाल्डनेस। विटामिन सी डिफिशियंसी काज स्कर्वी, पेन इन जॉइंट, यानी जोड़ों में दर्द होना, स्वेलिंग ऑफ लिम्स, अनहेल्दी गम्स, यानी गम्स माने मसूड़े, टूथ डिके इन बाउंड हीलिंग एंड रूमेटिज्म। अब ये विटामिन सी पाया किसमें किसमें जाता है? सबसे पहला हमारा है बारबेडास चेरी, सबसे ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी बारबेडास चेरी में पाया जाता है। सेकंड नंबर आंवला, थर्ड है गुआवा, लाइम, लेमन, जितने भी हमारे खट्टे पदार्थ हैं, खट्टे फ्रूट्स हैं, लेमन, स्वीट्स, ऑरेंज, बेर, पाइनएप्पल एंड पियर। नेक्स्ट मिनरल्स, कैल्शियम, कैल्शियम की कमी से रिकेट्स, ऑस्टोमलेशिया। अब ये पाया किसमें किसमें जाता है? सीताफल, रामफल, फिग, फालसा, सिट्रस, सपोटा, ग्रेप्स, वेस्ट इंडियन चेरी एटसेट्रा। नेक्स्ट फास्फोरस, essential for cell multiplication of bones and soft tissue, help in liberation of energy on oxidation for carbohydrate। ये पाया किसमें किसमें जाता है? वुड एप्पल, एवोकाडो, डेट्स, पोमग्रेनेट एंड ग्रेप रेजिन्स। नेक्स्ट आयरन, एक्ट एज ऑक्सीजन कैरियर इन द बॉडी, ऑक्सीजन के को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में हमें आयरन मदद करता है। ये करोदा में डेट पॉम, ग्रेप, रेजिन्स, वेस्ट इंडियन चेरी, गुआवा, सीताफल, एवोकाडो, सपोटा, प्लम एटसेट्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोटीन, इम्पॉर्टेंस फॉर बॉडी ग्रोथ,
ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन सबसे ज़्यादा मददगार होता है। फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टिश्यू, ये पाया किस में जाता है? वेस्ट इंडियन चेरी, एवोकाडो, कस्टर्ड एप्पल, बनाना, एप्रिकॉट, गुआवा, ग्रेप्स, इट्सेट्रा। धन्यवाद।